नमस्कार, मैं हरीश कुमार। स्वागत है आपका स्टडी भूगोल में। आज मैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो मैंने यूपी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए बनाए थे। पीजीटी के प्रैक्टिस सेट में हम केवल 90 प्रश्नों तक ही कर पाए थे, जबकि 35 प्रश्न छूट गए थे जिनको हम आगे के वीडियो में पूरा करेंगे। इन 90 प्रश्नों में से काफ़ी प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 भूगोल में पूछे गए थे। जिन्होंने भी इन प्रैक्टिस सेट्स को ना देखा हो ज़रूर देख लें। अगर आप यूपी जीआईसी या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट समान रूप से उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 91। कथन ए, भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। कारण आर, शीत ऋतु में इन पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है। ऑप्शन है ए तथा आर सही है, व्याख्या करता है। बी, ए सही है परंतु आर गलत है। सी, ए तथा आर सही है, व्याख्या नहीं करता। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका उत्तर बी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। कथन ए जो है हमारा सही है, भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। और कारण आर जो है कि शीत ऋतु में इन पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव रहता है, ये गलत है। व्यापारिक पवनों की जगह यहाँ पे पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने पर वायुदाब की पेटियां जो है उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है जो स्थलीय भाग से चलती हैं। स्थलीय भाग से चलने के कारण नमी का अभाव रहता है और ये ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं करती। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो इन पर पछुआ पवनों का प्रभाव होता है। पछुआ पवनें जो जलीय भाग के ऊपर से आती हैं और नमी ग्रहण करके लाती हैं, इसलिए शीत ऋतु में यह वर्षा करती हैं। ये वर्षा केवल महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु ग्रीष्म ऋतु में वाणिज्यिक हवाओं के प्रभाव में रहने के कारण वर्षा का अभाव होता है यहाँ, क्योंकि ये वाणिज्यिक हवाएं स्थल खंड से होकर आती हैं। शीतकाल में समुद्री पछुआ हवा के प्रभाव में आने के कारण यहाँ पे अधिकांश वर्षा होती है। यहाँ कुल वर्षा 40 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। 30 अंश से 45 अंश अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार यह जलवायु पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु और मरुस्थलीय जलवायु के बीच के क्षेत्रों में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति का मुख्य कारण पवन पेटियों का स्थानांतरण है। यह भूमध्य सागर के तटवर्तीय क्षेत्रों में मध्य कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग, मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग और न्यूजीलैंड का उत्तरी भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 2011 की जनगणना में कितनी है? ऑप्शन है 35, 55, 49, 64। इसका उत्तर होगा बी 55। 1951 की जनगणना में भारत में कुल 5 महानगर थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। 1961 में 7 बढ़ के हुए, 71 में 9, 81 में 12, 1991 में ये बढ़ के 23 हो गए, 2001 में ये 35 हैं और 2011 में ये बढ़कर 55 हो गए। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई जो है वो सबसे बड़ा महानगर है। दूसरे नंबर पे दिल्ली, तीसरे पे कोलकाता, चौथे पे चेन्नई और पाँचवें पे बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ देश है और दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ। देश में है निकारागुआ, पेरू, वेनेजुएला, अर्जेंटीना। राजधानी में है लीमा, ब्यूनस आयरस, कराकस, मानागुआ। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, पेरू की राजधानी लीमा, वेनेजुएला की राजधानी कराकस और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस। इस प्रकार हमारा उत्तर ब होगा 4, 1, 3, 2।
मानचित्र पर इसकी अवस्थिति भी देख लेते हैं। पहला है निकारागुआ। ये निकारागुआ देश है और इसकी राजधानी ये है मानागुआ। अगला देश है पेरू। पेरू की राजधानी लीमा। उसके बाद है वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। फिर लास्ट में है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाए जाने वाले जीव जंतु के अवशेष निक्षेप क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ए है नेरेटिक निक्षेप, पेलेजिक निक्षेप, डायटम निक्षेप, टेरापोड निक्षेप। इसका उत्तर ए होगा नेरेटिक निक्षेप। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नेरेटिक निक्षेप सामान्यतः महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाया जाता है और इसके ऊपर भूमिज पदार्थों का आवरण पाया जाता है। इसके अंतर्गत सागरीय जीवों के अस्थिपंजर, स्केलेटन्स और वनस्पतियों के अनडिकम्पोज्ड अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है। ये हमारा महाद्वीपीय मग्न तट है और उसके बाद ये महाद्वीपीय ढाल है। जो हमारा नेरेटिक निक्षेप पाया जाता है महाद्वीपीय मग्न तटों पर ही पाया जाता है। महाद्वीपीय मग्न तटों पर नेरेटिक निक्षेप और उसके आगे पेलेजिक निक्षेप पाया जाता है। पेलेजिक निक्षेप के अंतर्गत गहन सागर में निक्षेपित वनस्पतियों, मुख्यतः शैवाल और समुद्री जीवों के वैसे अवशेष सम्मिलित किए जाते हैं जो यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा कीचड़ में परिवर्तित हो चुके हैं। इसे उज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम तेल शोधक शोधनशाला है? ऑप्शन डिगबोई, नहरकटिया, जामनगर, मथुरा। इसका उत्तर ए होगा डिगबोई। डिगबोई ब्रह्मपुत्र घाटी यह देश की सबसे पुरानी तेल की पेटी है जो दिहिंग घाटी से सूरमा घाटी तक 1300 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र डिगबोई, डिब्रूगढ़, नहरकटिया, हुगरी, जन मोरान, रुद्रसागर, लकवा तथा सूरमा घाटी है। सर्वप्रथम तेल की खुदाई माकुम क्षेत्र से 1867 में हुई, परंतु वास्तविक सफल खुदाई डिगबोई 1889 से प्राप्त हुई। देश का प्रथम तेल शोधक शोधनशाला डिगबोई शोधनशाला है 1893 और नहरकटिया, नूनमाटी, बरौनी देश की प्रथम पाइपलाइन है। अगला प्रश्न है, कथन ए, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग है। कारण आर, यह उत्तरी अमेरिका के विकसित पूर्वी भागों तथा पश्चिमी यूरोप के विकासशील देशों को जोड़ता है। ऑप्शन है ए तथा आर सही है, व्याख्या करता है ए सही परंतु आर गलत है। ए तथा आर सही है, व्याख्या नहीं करता ए गलत परंतु आर सही है। इसका उत्तर बी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। कथन हमारा सही है, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग है, जबकि कारण हमारा गलत है। यह उत्तर अमेरिका के विकसित पूर्वी भागों तथा पश्चिमी यूरोप के विकसित देशों को जोड़ता है, न कि विकासशील देशों को। इस प्रकार हमारा बी उत्तर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये उत्तरी अमेरिका के विकसित पूर्वी भागों तथा पश्चिम यूरोप के औद्योगिक देशों को जोड़ता है। यह विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यह मार्ग पश्चिम यूरोप के मुख्य बंदरगाह ग्लासगो, लिवरपूल, साउथहैम्पटन, लंदन, रॉटरडम, हैम्बर्ग और लिस्बन को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे के पत्तनों, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, हैलिफैक्स, सेंट जॉन, बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? ऑप्शन है सिंचाई हेतु, जल विद्युत उत्पादन हेतु, बाढ़ों से मुक्ति हेतु और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर डी होगा, उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हीराकुंड परियोजना यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है
हीराकुंड बांध के निर्माण से पूर्व महानदी अपनी भयंकर बाढ़ों के कारण उड़ीसा का शोक, सौरो ऑफ उड़ीसा कहलाती थी। हीराकुंड बांध 4801 मीटर लंबा और 61 मीटर ऊंचा है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, सपाट शीर्ष तथा तीव्र किनारे वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कटक, पैटरनास्टर, स्टैक, गाइयाट। इसका उत्तर डी होगा, गाइयाट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अगर हम महासागरीय नीतल के उच्चावच का अवलोकन करें तो सर्वप्रथम महाद्वीपीय मग्न तट होता है, उसके बाद महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर गहरे सागरीय मैदान और अंत में महासागरीय गर्त की स्थिति होती है। गहरे सागरीय मैदानों में कटक, ज्वालामुखी पर्वत, गुइयाट जिनका शीर्ष चपटा तथा किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं, विभंग क्षेत्र जैसी विशेषताएं मिलती हैं। वे जलमग्न पहाड़ियां जिनके शिखर नीतल से 1000 मीटर से अधिक ऊपर उठे हुए हों, उन्हें समुद्री पहाड़ियां कहते हैं। गुइयाट या गाइयाट क्या होता है? सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गुइयाट कहा जाता है, जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। प्रशांत महासागर में समुद्री पहाड़ियां एवं गुइयाट सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। कथन एक है, विलियम हेवेल ने 1833 में प्रगामी तरंग सिद्धांत तथा एरी ने 1842 में नहर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला कथन, ज्वार लहर के रूप में होते हैं जिनका शिखर ज्वार तथा द्रोणी भाटा होती है। अगला है, ज्वारीय तरंगे चंद्रमा से प्रेरित होकर उत्पन्न होती हैं तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में भ्रमण करती हैं। और लास्ट कथन है, दक्षिण सागर में ज्वारीय तरंगे निर्मित होकर महासागरों में निरंतर उत्तर की ओर बढ़ती जाती हैं, इसलिए इन्हें प्रगामी तरंग कहा जाता है। इसमें उत्तर सी होगा, 1, 2 और 4 हमारा सही है, जबकि तीसरा कथन हमारा गलत है। इसमें दिया है ज्वारीय तरंगे चंद्रमा से प्रेरित होकर उत्पन्न होती हैं तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में भ्रमण करती हैं, जबकि ये गलत है। पश्चिम से पूर्व दिशा में ना भ्रमण करके पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करती हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रगामी तरंग सिद्धांत के अनुसार ज्वार लहर के रूप में होते हैं जिनका शिखर ज्वार होता है तथा द्रोणी भाटा होती है। ये ज्वारी तरंगे चंद्रमा से प्रेरित होकर उत्पन्न होती हैं तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव सागर में स्थल के अभाव के कारण चंद्रमा से प्रेरित होकर ज्वारी तरंगे निर्मित होती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स कहते हैं। स्थल खंडों के अवरोध के कारण इनकी स्थिति उत्तर की ओर होती जाती है। इस स्थलीय अवरोध के कारण द्वितीयक या गौण तरंगों का जन्म होता है, जिन्हें सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। दक्षिण में उत्पन्न लहर के उत्तर पहुंचने में निरंतर देर होती है, जिस कारण एक ही देशांतर पर स्थित विभिन्न स्थानों पर ज्वार के समय में अंतर होता जाता है। ये तरंगे उत्तरी ध्रुव के पास पहुंचकर निष्क्रिय हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भूपर्पटी पर किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लोहा। इसका उत्तर सी होगा, ऑक्सीजन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत में ये गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण पर्पटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से बना है और शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थों से बना है। इस सारणी में पृथ्वी के प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्वों को दर्शाया गया है, जिसमें प्रमुख है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लौह, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फिर अन्य है।
खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, सोना, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। भूप्रॉपर्टी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है।